अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट विद वे वी लेफ्ट ऑफ लास्ट टाइम। तो स्क्रीन शेयर कर देते हैं। सो आई होप कि आप जो भी क्लास में बैठा है दे हैव प्रिंटेड आउट द नोट्स। नोट्स ऑब्वियसली आर वेरी हेल्पफुल क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें लिखी हैं एंड यू जस्ट हैव टू फिल इन मोस्ट ऑफ द मिसिंग स्पेसेस। ठीक है। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने पहली जो बेसिक्स थी इसकी बात की थी। बेसिक्स में वी टॉक्ड अबाउट वेव्स का जनरल आइडिया, और फिर ये दो टाइप के ग्राफ्स किए थे और इनकी एग्जांपल्स की थी। सो जस्ट गो थ्रू दिस क्विकली और लेट मी नो अगर इसमें से कोई सवाल है। वेव मोशन के बारे में हमने ये 3 पॉइंट्स लिखे थे। हाउ टू ऑब्जर्व इफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, वेव्स के बारे में कुछ जनरल बातें। फिर इसके बाद हम लोगों ने ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल का कैटेगराइजेशन पढ़ा था, एंड दिस वाज बेसिकली अकॉर्डिंग टू द सिमुलेशन जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखी थी। सो रोप वाटर साइज्मिक एस आर ट्रांसफर्स, साउंड एंड साइज्मिक पी आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की थी। टॉप पार्ट्स आर कॉल्ड पीक्स एंड दीज बॉटम पार्ट्स आर कॉल्ड ट्रफ्स। इस तरीके से यहाँ पे जहाँ पार्टिकल्स करीब थे ये कंप्रेशन कहा जाता है, जहाँ ये दूर हैं इन्हें रेरफैक्शंस कहा जाता है। राइट। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले देख ली थी। फिर टाइप्स ऑफ ग्राफ्स में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बात की थी, डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात की थी। दोनों में क्योंकि वाई एक्सिस सेम है तो एम्पलीट्यूड सेम है, जितना ये फासला होता है उतना ही ये फासला होता है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बात करें तो ये पीक पीक या ट्रफ ट्रफ या स्टार्ट ऑफ वन वेव से लेकर स्टार्ट ऑफ अनदर वेव तक जो फासला होता है इन्हें हम वेवलेंथ कहते हैं। इन्हीं फासले को हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे टाइम पीरियड कहते हैं। राइट। सो यू जस्ट नीड टू बी वेरी अवेयर कि भाई मुझे कौन सा ग्राफ दिया गया है तो उससे मैं क्या चीज एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। जस्ट फ्रॉम अ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ मुझे टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी का अंदाजा नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट आइडिया कि अगर आपको कभी भी किसी वेव की तस्वीर दी गई होगी, उसका अगर स्नैपशॉट दिया हुआ है, दैट्स बेसिकली उसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। तो वहां पे जो पीक टू पीक का फासला होगा वो आपको वेवलेंथ बता रहा होगा। फिर हमने ये वाली एक एग्जांपल की थी, सिमेट्री के आइडियाज डिस्कस किए थे यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट टाइम में वही वाला हॉरिजॉन्टल फासला जो होता था टाइम पीरियड होता था। एंड दिस इज वेयर वी एंडेड लास्ट टाइम। ठीक है। अब हम आगे जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस के वेव्स की जब हम जबान में बात करते हैं तो वेव टर्मिनोलॉजी, व्हाट डज ईच ऑफ दीज व्हाट डू ईच ऑफ दीज वेरिएबल्स, ईच ऑफ दीज क्वांटिटीज रियली मीन। तो इसके हिसाब से अब हम कुछ बातें करेंगे। ठीक है। ऑल राइट। सो दिस इज वेयर वी स्टार्टिंग ऑफ विद टुडे। फॉर ईच ऑफ दीज क्वांटिटीज मैं इसका बेसिकली डेफिनेशन लिख रहा हूँ। कुछ का पूछा जाता है, कुछ का नहीं पूछा जाता, ऑल दैट ऑफन इन द पेपर्स, लेकिन जरूरी है दैट टू अंडरस्टैंड वेव्स पूरी तरीके से हमें इन सब का डेफिनेशन पता होना चाहिए। सो फर्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ a particle on the wave from the mean position। so ये मीन पोजिशन का भी अभी हम लोग नेक्स्ट थोड़ी देर में इसका वो देखेंगे, क्या कहते हैं मीन पोजिशन क्या चीज होती है। So let's see if I have the simulation here. So waves on a string की हम लोग बात कर रहे थे लास्ट टाइम भी। Let me just go here, no end, oscillate। अच्छा, इसको इस बार क्या हो गया? Oh, that's the problem। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन बताई हुई है। इफ आई जस्ट कीप रीस्टार्टिंग तो आपको नजर आ रहा है कि ये जो रोप की हॉरिजॉन्टल पोजीशन थी, जो वेव आने से पहले है, दैट्स बेसिकली उसका मीन पोजीशन। राइट। तो मीन पोजीशन से किसी भी वक्त पे एक पार्टिकल कितना ऊपर या नीचे है, दिस इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है ये तो। मीन पोजीशन की बात करें तो मैं कहूंगा दिस इज द पॉइंट, और आई कैन से द पोजीशन
about which the particles oscillate. सही, ये वो वाली लाइन है जिसके अबाउट मुझे सिमेट्री नजर आ रही है, क्योंकि पार्टिकल्स इससे ऊपर या इससे नीचे जाते हैं। इसको मीन पोजीशन भी कहा जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहा जाता है। ये हो गई डिस्प्लेसमेंट की बात और ये हो गई मीन पोजीशन की बात। बट व्हेन आई टॉक अबाउट द एम्पलीट्यूड, तो पहली बात तो ये जहन में रखें कि डिस्प्लेसमेंट किसी भी पार्टिकल का होता है, एम्पलीट्यूड पूरे वेव का होता है। वो क्यों? क्योंकि अगर हम लोग वापस से सिमुलेशन की जानिब जाएं, तो आपको नजर आ रहा है एट दिस इंस्टेंट फॉर एग्जाम्पल, आपको नजर आ रहा है दैट देर आर सम पार्टिकल्स विच आर एट द मैक्स हाइट, मैक्स डिस्प्लेसमेंट सबसे ऊपर हैं, या इसी तरीके से मैं कहूंगा कि मिनिमम डिस्प्लेसमेंट तो वो सबसे नीचे हैं। लेकिन वो तो एक लम्हे की बात हुई ना। मुझे पता है कि अगर मैं वेव को आगे जाने दूं, उसके बाद कोई और पार्टिकल उस मैक्स डिस्प्लेसमेंट पे पहुंच जाएगा। सही है। सो इन दीज टाइप्स ऑफ वेव्स विच वी आर स्टडीइंग, जिसे प्रोग्रेसिव वेव्स कहते हैं, उसमें यह होता है कि हर पार्टिकल ही उस मैक्स पोजीशन तक जाएगा, कोई भी पार्टिकल पीछे रह नहीं जाएगा। All of them are going to hit the max position, all of them are going to hit the minimum position as well, based on how the wave is traveling. So displacement एक पार्टिकल का होता है, एम्पलीट्यूड वेव का होता है। तो जब मैं एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of the wave from the mean position. वैसे फ्रॉम द मीन पोजीशन भी लिखना इट्स अ बिट रिडंडेंट, क्योंकि अगर हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, सो इट्स अंडरस्टूड कि ये वैसे है मीन पोजीशन से ही। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक स्टार बनाया हुआ है बिकॉज इससे देर इज समथिंग यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द एम्पलीट्यूड। वो ये है कि द एम्पलीट्यूड, दिस टेल्स अस द एनर्जी, और यू कैन ऑल्सो से द पावर ऑफ द वेव। ठीक है। तो जैसे कि अगर आप लोग सी व्यू गए हैं और आप देख रहे हैं कि आपके पास एक वेव आ रही है, हाउ डू यू नो इट्स गोइंग टू हिट यू हार्डर? वो इस वजह से है क्योंकि उस वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, इट्स अ बिगर वेव। तो वो जो साइज का अंदाजा होता है वो आपको पावर बताता है, एंड दैट्स रियली एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड से आपको पता चलता है कि एक वेव का एनर्जी या उसका पावर कितना है। ठीक है। ऑलराइट, एम्पलीट्यूड डन। वेवलेंथ, अच्छा अब ये वाली जो हम डेफिनेशंस की तरफ आ रहे हैं, ये एग्जामिनर बहुत ऑफन पूछता है आपके पास पेपर में। तो इसका जो डेफिनेशन है, दिस शुड बी वेरी प्रिसाइज। वेवलेंथ का डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव का वर्ड इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आप ये वर्ड भूल गए, एग्जामिनर आपका मार्क भूल जाएगा। बिटवीन कंसेक्यूटिव पीक्स भी कह सकते हैं, और ट्रफ्स भी कह सकते हैं। जस्ट बिकॉज आई हैव रिटन पीक्स और ट्रफ्स, इट डज नॉट मीन कि हर बार जब आप आंसर लिख रहे होंगे आपने ये बार बार कहना है। यू कैन राइट ईदर पीक्स और ट्रफ्स। वाई एम आई वार्निंग अगेंस्ट दिस, इसके कुछ लोग ये और को उर्दू वाला और समझ के इंग्लिश में इसको एंड लिख देते हैं, एंड दैट बिकम्स रॉन्ग। ठीक है। पीक पीक वाला फासला वो वेवलेंथ होता है, पीक ट्रफ वाला फासला वेवलेंथ नहीं होता है। यू नो बाई सिमेट्री, वो उसका आधा होता है। सो कंजेकेटिव या सक्सेसिव कहना जरूरी है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन कंजेकेटिव का मतलब एक के बाद जो फौरन अगली पीक आ रही है, वो वाले फासले को वेवलेंथ कहते हैं। आगे हम ऐसी कुछ और चीजें पढ़ेंगे विच विल ऑल्सो इनेबल अस टू गिव लाइक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशंस ऑफ वेवलेंथ। सो इट्स टोटली अप टू यू वट एवर यू वांट टू यूज। आई पर्सनली आई लाइक दिस वन अलॉट क्योंकि दिस इज वेरी इजी टू रिमेंबर। लेकिन आगे कुछ और भी आती हैं, एंड इट्स अप टू यू कि आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें। ये हो गई वेवलेंथ की बात। टाइम पीरियड, हम लोगों ने लास्ट टाइम ये बात की थी दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ वेव, सो वेव इज पीरियोडिक इन नेचर। राइट, किसी भी टाइम के बाद, एक खास टाइम पीरियड के बाद मेरे पास वही वेव का शक्ल रिपीट हो रहा होता है। तो टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, हम लोग ये कह सकते हैं
दिस इज द टाइम it takes for one wave to completely pass a point. अब इसकी भी कुछ ऑल्टरनेटिव डेफिनेशंस निकलती हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी ये कह रहा हूँ कि भाई अगर मेरे पास एक वेव है, एंड लेट्स से ये मैं आपको सिमुलेशन की मदद से दिखा देता हूँ। तो लेट्स गो बैक टू द सिमुलेशन। अब इस सिमुलेशन में लेट्स से मैं ये देख रहा हूँ कि ये वाला जो हिस्सा है, लेट्स से जो सबसे राइट पे हमें ग्रीन पॉइंट नजर आ रहा है, ये अब आपको यहाँ पे एक वेव का पूरा एक ट्रेस नजर आ रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी राइट मोस्ट ग्रीन पॉइंट, उससे पहले एक और ग्रीन पॉइंट है और उससे पहले एक और ग्रीन पॉइंट है। ये एक वेव की शक्ल बना रहे हैं। सो आई कैन से दिस कि भाई अगर ये जो सबसे राइट पे ये जो खिड़की से बाहर जा रही है वेव, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर वन फुल वेव टू पास दिस पॉइंट। ठीक है। तो आप देखें अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि ये पूरा वेव कब गुजर जाता है इस पॉइंट से। सो आई स्टार्ट, और ये जो पूरा वेव गुजर गया, दिस इज रियली द टाइम पीरियड। अब इट ऑल्सो मेक सेंस कि मैं ये कहूं कि भाई जिस तरीके से एक वेव एक पॉइंट से जितनी देर में गुजरेगा, इट्स ऑल्सो द सेम टाइम जितने में वो प्रोड्यूस होगा। सही है। बिकॉज आई नो कि जिस तरीके से ये लेफ्ट पे ये रॉड घूम रही है, जितनी देर में ये रॉड एक पूरा वेव प्रोड्यूस करती है उतनी देर में दूसरा वाला एक वेव पास कर जाता है। सो फॉर दिस डेफिनेशन आई कुड ऑल्सो राइट दिस। मैंने लिखा है द टाइम इट टेक्स फॉर वन वेव टू कंप्लीटली पास अ पॉइंट। अगर आप ये लिखना चाहें द टाइम इट टेक्स फॉर वन वेव टू बी फुली प्रोड्यूस्ड, दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का आइडिया ये होता है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशनशिप है, एक इक्वेशन है दैट यू माइट नो, यू आर सपोज टू नो इट। टाइम पीरियड ये सवाल पूछ रहा है कि भाई एक वेव को एक पॉइंट से पास करने में कितनी देर लगती है, हाउ मच टाइम इट टेक्स, दैट्स अ टाइम पीरियड, राइट। फ्रीक्वेंसी इसका एग्जैक्ट फ्लिप पूछता है। वो पूछता है कि हाउ मेनी वेव्स, ये इसको हाउ मेनी नहीं, इसको सवाल की फॉर्म में नहीं, प्रॉपर लिखते हैं। सो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। या जैसे कि हम लोगों ने टाइम पीरियड की ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन की बात की, अब ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। बोथ ऑफ दीज वुड बी द सेम थिंग। सही। तो टाइम पीरियड क्या कह रहा है, टाइम पीरियड कह रहा है एक वेव को बनने में कितना टाइम लगता है। फ्रीक्वेंसी ये कह रहा है कि 1 सेकंड में कितनी वेव्स बन रही हैं, राइट। नाउ देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन देम, एंड इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर इफ यू नो हाउ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी एक ही सवाल के दो अलग अलग जवाब दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल कराता हूँ। सो 4 waves are produced in 10 seconds. Find the time period and the frequency of the waves. ठीक है। तो अगर मैं 4 वेव की बात कर रहा हूं, पहले तो मैं यहाँ पे अपना यूनिटरी मेथड का कॉलम बना लेता हूं। सो दिस इज वेव्स एंड टाइम, लाइक दिस। तो मैंने कह दिया कि भाई 4 वेव बन रही हैं 10 सेकंड में। ठीक है, मैं इसी को यहाँ पे डुप्लीकेट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये दोनों चीजें निकालनी होंगी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। ऑन द लेफ्ट अगर मैं टाइम पीरियड के बारे में पूछूं तो टाइम पीरियड का क्या मतलब है कि एक वेव को बनने में कितना टाइम लगे, राइट। सो वन वेव को बनने में कितना टाइम लगेगा। फॉर दिस आई जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई लाइक दिस एंड दिस। तो मुझे नजर आ रहा है कि 4x = 10। सो x जो टाइम पीरियड है, इसको मैं चलें कैपिटल T लिख लेता हूं फॉर टाइम पीरियड। सो कैपिटल T वुड बी 10/4, जो कि होगा 2.5 सेकेंड्स। ठीक है। यहां तक सब सही है।
इफ आई आस्क द सेम क्वेश्चन विथ फ्रीक्वेंसी, यू जस्ट नीड टू बी अलर्ट कि फ्रीक्वेंसी पूछ क्या सवाल रहा है। फ्रीक्वेंसी ये पूछ रहा है कि भाई 1 सेकंड में, सो इन 1 सेकंड हाउ मेनी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। इसका सिंबल होता है एफ। तो अगर मैं यहां से निकालूं, आई कैन अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां पे मुझे मेरे पास आ रही है इक्वेशन 10f = 4। सो f वुड बी इक्वल टू 4/10, विच वुड मीन दिस इज 0.4, और इसका सिंबल होता है हर्ट्स। 1 सेकंड के लिए पहले मैं ऊपर जाके लिख लूं, दिस इज मेजर्ड इन हर्ट्स। इसका सिंबल होता है कैपिटल H स्मॉल c। ठीक है। तो यहां अगर आप इन दोनों को देखें, एंड यू वुड फाइंड दिस टू बी ट्रू फॉर एनी अदर नंबर्स एज वेल। अगर मैं कहता था 8 वेव प्रोड्यूस हो रही है 6 सेकंड में, तब भी आपको ये चीज नजर आ रही होती। बोथ ऑफ दीज आर रेसिप्रोकल्स ऑफ वन अनदर। एक 10/4 है, दूसरा 4/10 है। दिस विल ऑलवेज बी ट्रू इफ यू जस्ट थिंक अबाउट हाउ दे आर आस्किंग बेसिकली रिवर्सेस ऑफ व्हाट द अदर इज आस्किंग। टाइम पीरियड पूछ रहा है कि आपका एक वेव बनने में कितना टाइम लग रहा है, ये पूछ रहा है कि 1 सेकंड में कितनी वेव बन रही। सो दे आर जस्ट रिवर्सेस ऑफ वन अनदर, विच गिव्स अस दिस इक्वेशन f = 1/t, या फिर t = 1/f। ऑल राइट। अच्छा जी। अब फेज, आई एक्चुअली डिसाइडेड इनिशियली अगेंस्ट डिस्कसिंग दिस, क्योंकि ओ लेवल्स में इसका वैसे इतना ज्यादा कोई सवाल नहीं आता, वैसे तो ये है ही नहीं कॉन्सेप्ट। लेकिन इन सम केसेस इट कैन आल्सो हेल्प यू आउट। ऐसे कुछ सवाल रहे हैं इन द पास्ट, एमसीक्यू स्पेशली, वेयर if you knew this concept then you would just be more confident in answering a question. फेज का मतलब ये होता है that if 2 points या 2 particles जो हैं, if they are moving in the same direction with the same velocity, velocity का and speed का and same thing, are in phase. ठीक है। फिर यहाँ पे ये भी लिख लें, पीक्स आर इन फेज। जितनी भी पीक्स होंगी वो आपस में इन फेज होंगी, एंड ट्रफ्स आर इन फेज। ब्रैकेट में लिख रहा हूँ विद ईच अदर। एक साथ आपस में जितनी भी ट्रफ्स हैं वो इन फेज हैं, जितनी भी पीक्स हैं वो इन फेज हैं। ठीक है। यहाँ पे इसका क्या आइडिया है, अगर हम वापस से जरा सिमुलेशन की जानिब जाएं। सो सिमुलेशन में आपको ये नजर आ रहा है कि भाई यहाँ पे मेरे पास कुछ पीक्स हैं, कुछ ट्रफ्स हैं। पहली बात तो ये, अगर मैं आप लोगों से ये सवाल पूछूं, विद द डायग्राम शोन एज इट इज, कैन यू टेल मी कि जो सबसे लेफ्ट पे पीक है, जो पीक पे पार्टिकल है, रेड वाले जो दोनों साथ चिपके हुए हैं, दीज वंस, ओके आई कैन नॉट जूम इन ईदर, बट एनीवे जो सबसे लेफ्ट पे पीक पे जो पार्टिकल्स हैं, ये किस डायरेक्शन में मूव करेंगे जब मैं प्ले बटन प्रेस करूंगा? हाउ वुड दे बी मूविंग? वुड दे बी मूविंग लेफ्ट और राइट? सवाल समझ आया आप लोगों को? मैं कह रहा हूं कि जो सबसे लेफ्ट पे पीक है, सबसे पहला पीक फ्रॉम द लेफ्ट, इस पे ये दो पार्टिकल्स हैं, हाउ वुड दे बी मूविंग व्हेन आई प्रेस दिस प्ले बटन? अच्छा, इसका भी करने का एक तरीका है, मैं आपको जरा ये समझा दूं। वो तरीका ये है कि मुझे यहां पे नजर आ रहा है दैट दी वेव इज एंटायरली मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैं 1 सेकंड के लिए, लेट मी जस्ट ऐड दिस पेज हियर एंड एक्सप्लेन। किसी जमाने में ये सवाल आया था, इट कैन मेक एन अपेयरेंस एनी टाइम।
एंड दिस इज समथिंग जो कि बहुत सारी बुक्स में नहीं कवर हुआ होता है, बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता कि ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग ओवर दिस। आई न्यू एट दिस टाइम कि जो वेव है, द वेव इज मूविंग लाइक दिस, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। और मुझसे कोई ये पूछता है कि भाई ये वाला जो पॉइंट है, लेट्स से दिस इज एक्स, एक्स थोड़ी देर बाद कैसे मूव करेगा? इसका एक बहुत ही आसान से तरीका ये है कि इफ यू नो द वेव इज मूविंग लाइक दिस, आपको पता है कि थोड़ी सी देर बाद वेव जो है कुछ आगे जा चुका होगा और उसकी शक्ल कुछ ऐसे पोजीशन में होगी, राइट? सो नाउ फॉर दिस पीक टू लाई ऑन दिस न्यू वेव, हाउ डू यू थिंक इट मस्ट मूव? इट मस्ट ऑब्वियसली मूव डाउन। सही है। और मैं अगर बाकी पीक्स के लिए भी बात करूं, सेम ही चीज होगी, दैट दे आर ऑल गोइंग टू मूव डाउन। और अब जब मैं वापस सिमुलेशन जाके प्ले करूंगा, यू विल फाइंड दिस टू बी ट्रू। सिर्फ पीक्स को आप बहुत गौर से देखिएगा। सो आई एम गोइंग टू प्रेस प्ले अगेन। सारे पीक्स वाले पॉइंट्स ने नीचे ही मूव किया है। डोंट लुक एट द वेव, लुक एट द पीक्स। पीक्स कैसे मूव कर रहे हैं, सिर्फ वो पार्टिकल, तो वो सारे पार्टिकल्स नीचे मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं ट्रफ्स की बात करूं, तो मैं यहां पर ये भी देख सकता हूं कि भाई जितने भी ट्रफ हैं, दे आर ऑल गोइंग टू मूव अप। सही है। तो क्योंकि ये सारे एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से मूव करते हैं, दिस इज वाई दीज आर कॉल्ड इन फेज। ठीक है, अब इस बार आप लोग ट्रफ्स को देखिएगा। सो ऑल ऑफ द ट्रफ्स, सारे ट्रफ्स ऊपर मूव करें। सही है। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय फेज। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है विच इट ऑफन हेल्प्स टू नो दिस। वेव फ्रंट्स, सो वेव फ्रंट का डेफिनेशन क्या होता है? एन इमेजिनरी लाइन joining all crests। अगेन वापस और का मतलब ये इंग्लिश वाला और है। आप जब भी इसको डेफिनेशन में लिख रहे हैं, यू कैन राइट एनी वन, ईदर ऑल क्रेस्ट्स और ऑल ट्रफ्स। अब यहाँ पे आइडिया क्या है कि बेसिकली आपके पास वेव फ्रंट्स भी दो तरीके की शक्ल के हो सकते हैं। लेट्स से लेफ्ट पे मेरे पास यहाँ पे पानी है एंड देयर इज अ स्टोन विच इज ड्रॉपिंग, अ परफेक्टली सर्कुलर स्टोन। तो हमें पता है यहाँ से जो वेव्स हैं ये बाहर की तरफ प्रोपेगेट करेंगी। आई कैन सी अ क्रेस्ट, अ क्रेस्ट, अ क्रेस्ट। If I just make a line which joins all of these, maybe something like this. This is a wavefront. दूसरे अगर मैं अगले वालों को जोड़ दूं, this is a wavefront. तीसरे वालों को जोड़ दूं, this is a wavefront. Not very accurate, but you get the idea. सही है। तो मैंने अगर सारे क्रेस्ट्स को आपस में जोड़ दिया, I get what are wavefronts. अगर हम पानी की बात करें, तो जो आपको पानी में नजर आ रहा है, जो रिपल्स होते हैं, वो बेसिकली वेव फ्रंट्स। ठीक है। दिस वॉज द केस इफ यू हैव अ सर्कुलर, बेसिकली जो हम लोग रिपल टैंक में जिसको डिपर कहेंगे। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक अ स्ट्रेट डिपर, तो यहाँ पे समझे अगर इफ यू हैव लाइक अ बार ऑफ वुड विच इज हिटिंग द वाटर अगेन एंड अगेन, और वो इस तरीके से वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि ये मेरी सारी पीक्स हैं जो कि इन पॉइंट से अलग अलग दे आर गोइंग आउट, राइट? अब अगर मुझे यहाँ पे वेव फ्रंट बनाना होगा, ऑल आई एम गोइंग टू डू, आई probably could have used a better color। ठीक है। तो यहां पे अगर हम इसकी बात करें, तो अगेन इफ आई जस्ट जॉइन कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स, तो ये मेरे पास वेव फ्रंट आ गए। इसी तरीके से मैं और इस तरीके से क्रेस्ट्स को जोड़ता रहूं, तो मेरे पास वेव फ्रंट्स आते जाएंगे। सही है। सो वन वेव फ्रंट, टू वेव फ्रंट, थ्री वेव फ्रंट, इस तरीके से मेरे पास वेव फ्रंट्स आ गए।
अब यहाँ पे एक चीज इसके बारे में आपने जरा सोचना है, दैट्स व्हाई यू हैव द स्टार ऑन द बॉटम। वो ये है कि भाई अगर मेरे पास सारे पीक्स को जोड़ के वेव फ्रंट आया है, पीक्स को जोड़ के वेव फ्रंट दूसरा पहला, सो देर इज ऑल्सो दिस आइडिया कि भाई पीक टू पीक फासला वेवलेंथ ही होता है ना, चाहे मैं इसकी बात करूं चाहे मैं इसकी बात करूं, peak to peak distance is wavelength. So you should also know this, that the distance between consecutive wavefronts, this is the wavelength. तो जो ऊपर मैं वेवलेंथ की ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन की बात कर रहा था, दिस इज द ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन। अगर आप ये कहें कि डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स इज वेवलेंथ की डेफिनेशन, दिस इज ऑल्सो फाइन। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई सवाल? इज ऑल ऑफ दिस फाइन? ऑल राइट, अच्छा जी, आगे चलते हैं। वेव स्पीड के बारे में देर इज ऑल्सो डेरिवेशन, अगर आप इसको अलग बुक से देखें। डेरिवेशन बाय द वे इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इफ यू डोंट लाइक इट यू कैन जस्ट लेट इट गो। जो आपको चीज़ पता होनी चाहिए एक वेव के बारे में वो ये है, दैट अ वेव ट्रेवल्स अ डिस्टेंस लैम्डा, सही है, वेवलेंथ के बराबर इन वन टाइम पीरियड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता, मैं यूँ लिखता, स्पीड इक्वल्स लैम्डा ओवर टी। इसको अगर मैं यूँ लिखूँ, लैम्डा टाइम्स वन ओवर टी, तो वन ओवर टी इज जस्ट द फ्रीक्वेंसी, जो कि इस तरीके से लिखा जाता है। सो इससे आपके पास ये इक्वेशन आती है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। इफ यू डोंट लाइक द डेरिवेशन दैट्स आल्सो फाइन, बट दिस इज रियली व्हाट इट इज। दूसरी चीज, इफ आई एम फॉर एग्जाम्पल एट द जिम, और अगर मैं बैटल रोप्स के साथ आई एम मेकिंग वेव्स ऑन इट, आई कैन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी बट आई कैन नॉट इंक्रीज द स्पीड ऑफ द वेव। स्पीड ऑफ अ वेव ओनली डिपेंड्स ऑन द मीडियम जिसके थ्रू वो वेव जा रहा है। तो समझे, अगर मेरे पास पानी में मैं एक वेव क्रिएट कर रहा हूं, उस पानी के हिस्से में इफ इट्स द सेम डेप्थ थ्रू आउट, उसका स्पीड कांस्टेंट ही रहेगा। द स्पीड ऑफ द वेव इज नॉट गोइंग टू चेंज। मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकता हूं लेकिन उससे स्पीड नहीं बढ़ेगा। सही है, सो एज लॉन्ग एज वी आर इन द सेम मीडियम, स्पीड विल बी द सेम। जब मीडियम चेंज होगा तब स्पीड भी चेंज होगा। फॉर कांस्टेंट स्पीड आई कैन सी कि भाई अगर ये चेंज नहीं हो रहा, तो अगर मैं किसी एक चीज को बढ़ा दूं दूसरी चीज उसी हिसाब से कम हो जाएगी। दिस इज बेसिक इनवर्स प्रोपोर्शन, जहां दो चीजों का प्रोडक्ट सेम रहता है। सो आई वुड से एफ एंड लैम्डा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट, मैंने ग्रेड्स 10 और 11 में ये आइडिया आई हैव रियली हैमर्ड इट होम। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एफ और लैम्डा और इनवर्स प्रोपोर्शन का क्या मतलब है। एक चीज डबल होगी, दूसरी चीज आधी होगी। एक चीज 3 गुना होगी, दूसरी चीज 1/3 होगी। राइट, इट्स टॉकिंग अबाउट फैक्टर चेंजेस। सो दैट्स व्हाट दिस इज। ऑल राइट, अच्छा, अब गो फॉरवर्ड एंड ट्राई आउट दिस एग्जाम्पल। बहुत गौर से करिएगा, दिस इज अ वेरी डिटेल्ड एग्जाम्पल इंस्पायर्ड फ्रॉम actual past paper questions. What's the relation between wavelength and speed? देखें इस्माइल, ऐसे पहले पहली बात तो ये है कि ये सवाल ही आपका ठीक नहीं है, इस वजह से क्योंकि आप पहले तो ये बताएं कि इफ आर वी टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट स्पीड और नॉट। कांस्टेंट स्पीड है तो वेवलेंथ का कोई भी स्पीड पे असर ही नहीं है। सही है, मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, माई बेसिकली माई डिपर इज हिटिंग द वाटर मोर ऑफन, तो वेवलेंथ कम होगा, स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जैसे कि अगर हम रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स वगैरह की बात करें, रिफ्रैक्शन में ये होगा कि जो कुछ वेवलेंथ को होगा वही स्पीड को होगा, क्योंकि वहां पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। सो उस केस में यस यू कैन से कि वेवलेंथ एंड स्पीड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस केस में।
अच्छा जी। सो एम्पलीट्यूड, इसको करने का क्या तरीका है? नाउ यू कैन सी के व्हाई इज दिस क्वेश्चन अ बिट हार्डर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वंस। उसमें ये है कि ये इसका जो मीन पोजीशन है, इट्स नॉट द टाइम एक्सिस, या जो भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये वो नहीं है। सही है। आपको नजर आ रहा है बाई सिमेट्री इसका मीन पोजीशन कहीं यहाँ होगा। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ दैट मीन पोजीशन। ये रहा इसका कोई मीन पोजीशन। ठीक है। और मुझे नजर आ रहा है कि वेव इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, इससे जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे जा रहा है। नाउ यू कैन ऑल्सो से दिस कि भाई अगर ये मेरा मीन पोजिशन है, ये मेरा एम्पलीट्यूड है, ये भी मेरा एम्पलीट्यूड है, बट आई डू नॉट नो एनी ऑफ दोज, क्योंकि मेरे पास मीन पोजिशन ही नहीं है। इंस्टेड आई कैन से कि भाई अगर ये दोनों एम्पलीट्यूड हैं तो ये पूरा डिस्टेंस दिस इज ट्वाइस द एम्पलीट्यूड। सही है। सो 70 माइनस 20 वुड गिव यू दैट डिस्टेंस। तो अगर मैं पार्ट ए कर रहा हूँ, 70 माइनस 20 इज 2 एम्पलीट्यूड्स। सो इससे ए मेरा आ जाता है 25। ये सेंटीमीटर्स में है तो ये भी सेंटीमीटर्स में होगा। पार्ट बी, मीन पोजीशन। सो मीन पोजीशन के लिए अगेन आई कैन सी कि ये जो है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पोजीशन 70, तो इसमें कुछ 25 ऐड हुआ होगा तभी तो ये 70 बना है। तो इसको मैं नाम दे देता हूं m। So m plus some 25 is 70. So m is 70 minus 25, which is 45. यही चीज आप रफ के साथ भी देख सकते थे कि ये कहीं से 25 नीचे गया होगा तभी 20 पे पहुंचा होगा, और उससे भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है। ओ सो मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं दिया है। दैट्स स्ट्रेंज। ओके, मस्ट हैव फॉरगॉटन टू डू दैट। ओके, ठीक है, ये है टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड तो नहीं, ये मैंने कुछ एक वो दे दिया है। व्हाट डू यू कॉल इट, लाइक दिस इज सम टाइम। अगेन मुझे बताएं इस केस में फिर टाइम पीरियड क्या आएगा? ये कितनी वेव्स का टाइम है? एक, दो। सो दिस इज रियली टू टाइम पीरियड्स विच इज इक्वल टू 4.2। तो यहां से मेरा एक टाइम पीरियड आ गया 4.2 ओवर 2, 2.1। ये सेकंड्स में है तो ये भी सेकंड्स में आएगा। राइट। हाउ अबाउट फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी के लिए यू कैन जस्ट यूज दिस रिलेशनशिप 1/t। तो 1/2.1, ये कितना आता है? सो 0.476 हर्ट्स, इसका यूनिट ये होगा। टाइम पीरियड हमने कैसे निकाला? इस तरीके से निकाला इस्माइल कि ये वाला जो टाइम है ये एक वेव है, दिस इज अनदर वेव। तो ये पूरा जो हो गया ये दो वेव का टाइम पीरियड हुआ ना। सो वन टाइम पीरियड इज 2.1। ठीक है। अच्छा, पार्ट ई जो है, दिस इज द ट्रिकीएस्ट वन। इसमें आई विल ऑल्सो मेक अ डायग्राम फॉर दिस ताकि आपको ये समझ आ जाए। एंड दैट डायग्राम यू माइट फील इज नॉट रिलेटेड एट ऑल टू दिस पार्ट। और वो इस वजह से क्योंकि ऐसा भी सवाल एग्जामिनर आपको प्रेजेंट कर सकता है। सो आई जस्ट वांट यू गाइस टू बी क्लियर विद दिस। सो स्पीड ऑफ द वेव इज, आपने निकालना है, द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड फिफ्थ क्रेस्ट इज 50 सेंटीमीटर्स। सही है। यहाँ पे तो मैंने तीन ही क्रेस्ट बनाए हैं, और आपको पता है कि अगर मैं सारे क्रेस्ट को जोड़ूं तो मेरे पास वेव फ्रंट्स बन जाते हैं। सो लेट्स जस्ट ड्रॉ वेव फ्रंट्स हियर। ये मेरा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया,
और ये मेरा पांचवा हो गया, राइट। 1 2 3 4 5, पहले और पांचवे के डिस्टेंस जो है ये हमें दिया हुआ है, ये 50 है। आप में से बहुत सारे लोग जल्दबाजी में कहेंगे कि दिस इज 5, क्रेस्ट के दरमियान का फासला, तो आप डिवाइड बाई 5 कर देंगे, बट दिस इज रॉन्ग। ऑल्सो जानबूझ के मैंने ये नंबर ऐसा चूज किया कि आप लोग इस लालच में आ जाएं कि भाई 5 है तो 5, 50/5, 10 बड़ा ही खूबसूरत नंबर है, बट दिस इज नॉट व्हाट यू हैव टू डू हियर। टू अंडरस्टैंड दिस, रियली जस्ट लुक एट योर फिंगर्स। आई एम लुकिंग एट माई लेफ्ट हैंड, सो ये मेरा थंब है, ये फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड माई पिंकी। फिंगर्स तो 5 हैं। वेवलेंथ क्या होता है इन वेव फ्रंट्स के दरमियान वाला फासला? तो आपकी 5 फिंगर्स के दरमियान स्पेसेस कितनी है? इट्स 4। तो यहां पे ये जो 50 सेंटीमीटर्स है ना, दिस इज 4 वेवलेंथ्स। ठीक है। Now, from this we find lambda, which is going to be 50/4, which is what? 12.5 centimeters. तो अगर मैं इसको मीटर्स में लिखना चाहूँ तो 0.125। और अगर मुझे स्पीड निकालना है, सो आई जस्ट यूज v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। एफ है 0.476। अगेन मैं सिर्फ यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन आप यूज कैलकुलेटर वैल्यू ही करेंगे, टाइम्स 0.125। ठीक है। एंड फ्रॉम दिस यू विल देन फाइंड द स्पीड। तो ये बताएं ये स्पीड कितना आता है? 0.0595 मीटर पर सेकंड। ये भी सबको क्लियर है? ये आंसर मेरे पास कैसे आया? यस। सबको ये समझ आया वाई द फर्स्ट एंड फिफ्थ क्रेस्ट के दरमियान जो फासला है वो 4 वेवलेंथ्स है? ऑलराइट। गाइस आर वी डन? मैं इस पे सिर्फ थोड़ा सा रुका हुआ हूँ क्योंकि दिस वाज लाइक अ मल्टीपल पार्ट क्वेश्चन, और आई जस्ट वांट टू मेक श्योर एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज। ऑल्सो राइट नाउ प्लीज ऑन दी चैट राइट डाउन योर नेम्स फॉर अटेंडेंस, जस्ट द नेम्स, प्रेजेंट वगैरह भी कुछ भी नहीं लिखना है, जस्ट योर नेम्स। Yeah, I meant on the WhatsApp chat, not the Zoom chat. Zoom chat है disabled. अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। And let's have a look at the ripple tank. For those of you who are from grade 10, आपको पता है कि ripple tank का एक सवाल आपके क्विज में भी आया था। This is basically that. अब आप सबको ही hopefully अंदाजा हो गया कि ripple tank में क्या crucial parts हैं। So first of all, you obviously have this dipper which is connected to the motor. Dipper का movement highlight करना ज़रूरी है। ये आपका, जिन लोगों ने नहीं लिखा था उनका इस सवाल में मार्क कटा था, that the dipper is moving up and down, hitting the surface of the water and producing wave fronts. ठीक है। ऊपर लैंप लगा है for purposes of illumination। इससे इन वेव फ्रंट्स का शेडो नीचे स्क्रीन पे क्रिएट होगा, एंड दैट्स रियली ऑल देयर इज हियर। सो द डिपर मूव्स, और यहाँ पे ये मूवमेंट के बाद कहना ज़रूरी है दैट इट मूव्स अप एंड डाउन। इस तरीके से वेव फ्रंट क्रिएट होता है। लैम्प क्रिएट्स शैडोज ऑफ वेव फ्रंट्स ऑन स्क्रीन। डिपर कुड बी सर्कुलर और स्फेरिकल। जिस तरीके का डिपर होगा उस तरीके की आपके पास वेव फ्रंट्स बनेंगी। अगर सर्कुलर डिपर होगा तो वेव फ्रंट्स भी आपकी वो बनेंगी, क्या कहते हैं, सर्कुलर बनेंगी। एंड इफ यू हैव अ, oh, I've written circular or spherical. Okay, my bad. प्लेन या स्ट्रेट डिपर इसे कहते हैं। सो इफ यू हैव अ सर्कुलर डिपर,
तो आपका जो वेव फ्रंट इज ऑल्सो गोइंग टू बी सर्कुलर, और वरना आपके पास स्ट्रेट वेव फ्रंट्स बनेंगी। सही है, और वही बात अभी भी अप्लाई करेगी कि भाई आपके वेव फ्रंट्स के दरमियान वाला फासला इज स्टिल वेवलेंथ। ठीक है। एक आखिरी चीज जो कि एमसीक्यूज में पूछी भी जाती है, एंड स्पेशली इन ड्राइंग ऑफ दीज डिफरेंट वेव फिनोमेना, उसमें ये चीज़ जो है ये ऑफन आपको यूज़ करनी होती है टू ड्रॉ द वेव फ्रंट्स। वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन का हूँ या एनर्जी ट्रांसफर का हूँ। अगेन ये बात भी हम लोगों ने लास्ट टाइम कही थी, दैट इफ यू से ईदर दिस और दैट इट मीन्स द सेम थिंग, बिकॉज इट्स रियली द वेव्स विच आर कैरिंग द एनर्जी। So direction of wave motion or energy transfer is perpendicular to the wave fronts. सही है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, बिकॉज अगर मैं ऐसे बात करूँ, सो दिस इज हाउ द एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड वेव मोशन की डायरेक्शन में, लेकिन वेव फ्रंट जिस तरीके से बन रहे हैं दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। और इसमें भी मेरा जो वेव है ये बाहर जा रहा है, एंड एट एनी पॉइंट अगर मैं वेव फ्रंट्स की बात करूँ तो वो उससे परपेंडिकुलर है। ठीक है। ऑल राइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स, अगेन इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। A plane barrier can be used to reflect the waves, pretty basic stuff. The normal is an imaginary line which is drawn perpendicular to the surface. Normal का मतलब ही ये होता है, for those of you who have been with me since grade 9, तो हम लोगों ने जो उस वक्त normal reaction force पढ़ा होगा, वो normal का मतलब basically 90 डिग्री होता है, perpendicular होता है। तो यहाँ पे मुझे ये बताया हुआ है कि भाई दिस इज हाउ द वेव फ्रंट्स आर बेसिकली अराइविंग, एंड प्लीज इफ यू कैन डू एक्सटेंड दीज वेव फ्रंट्स ऐसे, बिकॉज जो आपका एक पास पेपर का सवाल है उसमें भी एक्सटेंडेड वेव फ्रंट्स थे। तो ये इस तरीके से आपके पास जो वेव फ्रंट्स हैं दे आर अराइविंग एट दिस प्लेन बैरियर। अब मुझे ये नज़र आ रहा है दैट दिस इज हाउ दे आर अराइविंग, मुझे इसका रिफ्लेक्टेड हिस्सा बनाना है। वेयर यू वांट टू प्लेस द नॉर्मल इज टोटली आर्बिट्रेरी, दैट्स टोटली अप टू यू। ठीक है। तो मैंने कह दिया कि भाई यहाँ पे इस तरीके से ये आ रहा है, लेट्स से इट्स स्ट्राइकिंग एट दिस पॉइंट। Because wave fronts are like this, I know that the direction of wave motion is going to be perpendicular to all of these wave fronts. तो सबसे पहले तो मैंने वो ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे आइडिया ये है कि अगेन लेट मी जस्ट फिल इन दीज एज वी गो टुगेदर। यहाँ पर भी परपेंडिकुलर होगा। ये जो अभी हम लोगों ने नॉर्मल रिपल टैंक की बात कर रहे थे उसका लास्ट पॉइंट ही है बेसिकली ये। According to the law of reflection, the angle of incidence must be equal to the angle of reflection. तो अंदाजन जितना ये एंगल बन रहा है इंसिडेंट वेव मोशन का, वही एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड वेव मोशन का भी। सो इफ आई ड्रॉ रिफ्लेक्टेड वेव मोशन का एंगल, इट्स गोइंग टू बी एग्जैक्टली उसी तरीके से। ठीक है। सो दिस इज हाउ माई डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव मोशन इज गोइंग टू बी। अब जब मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि ये मेरा डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव मोशन है, और अब अगर मुझे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स बनाने हैं, ऑल आई नीड टू डू इज आई नीड टू प्लेस माई वेव फ्रंट्स इस तरीके से ताकि वो इससे परपेंडिकुलर हों। ठीक है। दिस इज व्हाट आई रियली नीड टू डू। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि स्पेसिंग ऑफ वेव फ्रंट्स विच इज बेसिकली द वेव लेंथ, इट डज नॉट चेंज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन में वेवलेंथ चेंज नहीं होता है। सो बेसिकली बिकॉज ऑफ सिमेट्री, अगर मैं यहाँ पे इसका जो है अगर मैं इसका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाऊंगा, क्योंकि वेवलेंथ चेंज नहीं हुआ, सो द स्पेसिंग ऑफ दीज मस्ट आल्सो नॉट चेंज। एंड बिकॉज ऑफ दिस सिमेट्री, आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि मेरा नॉर्मल पे मेरा इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स इंटरसेक्ट करेंगे। So if I now have to place my reflected wave fronts, तो reflected wave fronts मेरे यूं बन जाएंगे। उसने मुझे 3 बना के दिए, मैं भी 3 ही बना रहा हूँ। एज यू कैन सी, सारे के सारे जो हैं इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, वो नॉर्मल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सही है। सो दिस इन ग्रीन इज माई रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स। एज लॉन्ग एज यू ऑलवेज गो स्टेप बाई स्टेप, तो आपको इसमें कोई मसला नहीं आएगा। ऑल राइट, ये क्लियर है सबको? या ठीक है। सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। So they must intersect at the normal line. All right. So हमारा बस थोड़ा सा ही ये रह गया वेव्स का हिस्सा। इट्स जस्ट रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन लेफ्ट। इंशाल्लाह हम लोग जो कल है, मे बी नॉट, मे बी वी वोंट हैव क्लास टुमारो, मे बी विल हैव इट ऑन फ्राइडे। तो उसमें जो है हम लोग ये ख़त्म कर लेंगे, कुछ इसके स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस देख लेंगे, और ओवर द वीकेंड देन आई विल आल्सो गिव यू अ वेव्स टेस्ट टू ट्राई आउट। ऑल राइट। So let's end here, and inshallah then we'll meet. जब भी हम लोग मिलेंगे, I will tell you that. All right, take care guys. Allah Hafiz.